Hi, my dear children of CA Inter. You have your exam beginning tomorrow. Today, I'm standing on 2nd of May recording this video for you. That is how to use those 3 hours. I am pretty sure नॉर्मल है इसीलिए बोल रही हूँ दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट बहुत सारी एंजाइटी और पैनिक होगी दिमाग में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला बट मैं आपको एक बात ये बता दूं अगर आपने प्रेपरेशन प्रॉपर तरीके से करी है you have covered your concepts well, you have done practice in class, you have repeated the questions again, and when you did all that you were focused, which I always emphasize on. It was not just done for doing sake, it was done uh, filled with lot of curiosity. While you were doing it, you were completely engaged in it. You spent quality hours of study and just not quantity. अगर तुमने ऐसे अपनी पढ़ाई करी है और ऐसा 100% ना किया लेकिन 80% और 90% भी किया है तो यू मार्क माई वर्ड्स, यू आर पासिंग. इट्स नॉट कि मैं तुम्हें बिना देखे बोल नहीं सकती. इतने हजारों बच्चों के एक्सपीरियंस के बाद, खुद एग्जाम देने के बाद, यू मार्क माई वर्ड्स दैट एनीबॉडी who does his or her studies with quality, first thing, and second, make sure that you revise the syllabus twice or thrice minimum. Then you mark my words, repeatedly saying the same, that you are passing. अगर किसी का कुछ इससे हिला हुआ मामला है कि क्वालिटी में इशू है या रिवीजन उतना नहीं हुआ है, तो इस समय हम टाइम तो नहीं बढ़ा सकते. वी कैन नॉट इंक्रीज द टाइम, बट यस यू कैन डू वन थिंग, एंड दैट इज अपने आप को ये रिमाइंड करना और अपने आप को ये रियलाइज कराना कि भाई नहीं आता सब कुछ इज वन थिंग, बट पास होना है, दैट्स द अनदर थिंग. अब पास होने के लिए मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि आप चीटिंग करने लगे, बट आप एक चीज कर सकते हैं. अगर आपने प्रेपरेशन पूरी ना भी करी हो, कुछ टॉपिक्स आपने 3, 4, 5, 6 छोड़ भी दिए हो, बट बैलेंस टॉपिक्स किए हैं और वो टॉपिक्स आपने अगर क्वालिटी से किए हैं, ना भी किए हो और अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, तो भाई जो कुछ भी आपके पास है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें और पेपर दे और सिली मिस्टेक ना करें. मैंने देखा है उन भी बच्चों को जो बड़ा रेयर केस होता है, बट यस सच चिल्ड्रन डू एग्जिस्ट, एंड दैट इज व्हाट कि जिन लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं किया बट जितना पढ़ा है उसको एग्जाम में गलत नहीं होने दिया, दे इंश्योर्ड कि वो सही करके आए, तो भी पास हो जाते हैं, तो भी पास हो जाते हैं. बट ऐसों को भी देखा है और बहुत ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा, जो बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में कॉन्फिडेंस से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं और वो फेल हो जाता है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वन सच जो सिली मिस्टेक ना करे, इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट काइंड जिसने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन एग्जाम में जाके हर क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी और पता पड़ा अपने मार्क्स चले गए. So I'm expecting maturity from you, and you need to have little maturity when you're writing paper. It's nothing about pressure. Need not worry so much. Syllabus jitna hua ho, take deep breath before going for the paper and recall and remind yourself, ठीक है यार, जो हो गया जितना प्रिपेयर उतना ठीक, जो नहीं है वो बहुत थोड़ा है. इतने बड़े सिलेबस में जो समुंदर बराबर है, अगर हमारा जरा सा ना भी हुआ हो, 1, 2, 3, 4 टॉपिक, सो इट्स कंप्लीटली फाइन. कुछ क्वेश्चंस ना हुआ, इट्स स्टिल कंप्लीटली फाइन. ऐसा नहीं मैं कह रही कि वो आएंगे नहीं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन बचा हुआ पेपर जो होगा ना वो उतना आराम से होगा जिसमें तुम पास हो रहे हो. तो इसलिए चिंता ज्यादा नहीं करनी मेरे बच्चे. अब मैं डायरेक्टली आ रही हूँ ऑन द टॉपिक कि यार एग्जैक्टली कल तुमको 3 आवर्स कैसे यूज करने हैं इन योर अकाउंट्स पेपर, एंड नॉट ओनली योर अकाउंट्स पेपर बट ऑल द फर्दर पेपर अहेड. दैट मीन्स यू हैव योर लॉ, you have your taxation you have got 2 subjects, तो better would be कि टीचर स्पेसिफिक जो बोले वैसा करके चलो. देन यू हैव योर कॉस्टिंग, देन यू हैव योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट्स में ऑडिट, कैसे तुम्हें टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए आई एम हेयर फॉर यू. तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू. और आई वुड रेकमेंड कि टाइम कम है इसलिए 2x की स्पीड पे शिफ्ट कर देना. ठीक है, 2x पे डालना और उसके बाद मस्त देखो और एक एक बात को दिमाग में डाल के जाओ. ठीक है, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन कि यार एग्जैक्टली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें हमको हमारे 3 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करके चलना. ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर रीडिंग टाइम. अब यार रीडिंग टाइम की कहानी ऐसी है कि यू आर गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली हैव
two set of question papers, one the MCQ one and the second for the descriptive one. अब descriptive के लिए 70 marks allotted हैं, MCQ including case studies and direct छोटू वाले case MCQs total मिला के 30 marks allotted. Most probably they are not going to allow you open your MCQ booklet. तो वो क्वेश्चंस आप पढ़ नहीं सकते, नहीं तो बेस्ट चीज ये होती है कि आप रीडिंग टाइम में अपने एमसीक्यूज पढ़ लो. बाय चांस अगर अलाउड होता है तो यू यूज योर टाइम फॉर एमसीक्यूज वो 15 मिनट, बट मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होने वाला. तो अब हमें आना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव पर. डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप करेंगे कुछ ऐसा, यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट. नाउ apart from this one question which will be of how many marks, it's going to be of 14 marks. तो इसको तो हम हटा दें. रेस्ट आपके पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6. So you will have these questions. Out of these 1, 2, 3, 4, 5, how many you have to do? You have to do any 4 questions. Any 4 questions. तो आपको आपके रीडिंग टाइम में सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि भाई फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें. रीड इट वेल, रीड इट वेरी वेल, क्योंकि वो तो करना ही है अल्टीमेटली. तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो. उसको पढ़ने के बाद कुछ कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेशंस करना है तो कर लो, नहीं तो क्वेश्चन को टोटालिटी में आप अच्छे से पढ़ लो. इसके बाद आप 2, 3 कम से कम कोशिश ये करें कि 2, 3 इनको स्कैन तो कर लें. स्कैन तो कर लें कि यार कौन से क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं करने वाला हूँ, या वो क्वेश्चन जिन पे मेरी ग्रिप है. तो आप फटाफट से पूरी प्रॉपर घुस घुस के रीडिंग नहीं, लेकिन एक स्कैन करना कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है. किसी का स्ट्रॉन्ग टॉपिक अमालगमेशन हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, किसी का कैश फ्लो, किसी का कंसोलिडेशन. तो जो बड़े चैप्टर्स हैं उन पे इंडिपेंडेंट 10 मार्क्स 14 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं. तो आप फटाफट से इनको करो रीडिंग टाइम के अंदर ही स्कैन. इसको करो अच्छे से रीड और इनको करो स्कैन, ताकि उसमें से एटलीस्ट या तो ये निकाल लो कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, उसको आप सेट आउट कर. ठीक है, सेपरेट आउट कर दीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे से नहीं बनने वाला, इसको मैं अलग कर. उसके अलावा while you will be scanning you will come across questions which are your strength. So what you need to decide is कि यार what is the first question जो मुझे अपनी कॉपी के अंदर करना है. तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे अपना काम डिस्क्रिप्टिव से. फर्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन सा करके चलना है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए. अब अगर मैं आपसे कहूँ 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपके पास 1.5 मिनट नियरली अवेलेबल है फॉर ईच, 1.5 1.6 के आसपास, 1.5 ही मानो आप अभी. तो आप मान लीजिए नियरली 21 मिनट्स निकल रहे हैं. 20 मिनट आप मान लो पर क्वेश्चन है आपके पास. 20 मिनट कौन से वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं? डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है, एमसीक्यू की बात अभी नहीं हो रही. 20 मिनट है आपके पास पर क्वेश्चन करने के लिए. अब ये 20 मिनट की जगह स्टार्टिंग का क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार 24-25 मिनट तक भी लग जाए. तो चिंता मत करो, घबराना मत जाना. स्टार्टिंग के 1 आवर ऐसा नॉर्मल है कि थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो होती है, बिकॉज वी आर सॉर्टिंग द क्वेश्चंस, वी आर डिफाइनिंग कि यार पहले क्या करूं फिर क्या करूं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है. बट 20 से 25 मिनट के आसपास आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो. 25 तक भी हो जाए तो हमें पैनिक नहीं करना है. आई बात समझ में? तो ये करना है. क्या मैंने आपसे कहा यही पहले करूं? नहीं. आपने यहाँ से ओवरऑल इवेलुएट करके देख लिया कि मेरा बेस्ट कौन सा है, उसको आप फर्स्ट करो और फिर आप अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो. अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैम ने अगर कहा 20 मिनट्स दी तो 20 हुआ 40 और फिर 20 हुआ 60. इसका मतलब 3 क्वेश्चन अगर मैं इस टाइम के हिसाब से कहूँ तो फर्स्ट आवर में हो जाना चाहिए. फर्स्ट आवर में हो जाना चाहिए. करेक्ट बोल रही हूँ मैं आपसे बात? बट आपके फर्स्ट आवर तक अपने पास नोट कर लो, 3 पूरे ना भी हो तो कम से कम 2.5 क्वेश्चन हो जाना चाहिए. कम से कम 2.5 क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए. दैट शुड बी डन विद. ये आपका टारगेट हो कि यार 3 होने चाहिए टेक्निकली, लेकिन 2.5 भी हो जाए तो चलता है. मैं किस पोर्शन की बात कर रही हूँ अभी कंप्लीटली आपके साथ? डिस्क्रिप्टिव की मैं बात कर. क्लियर हूँ? अब जब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड आवर की, तो सेकेंड आवर के अंदर
आप आपका बचे हुए बैलेंस 2.5 क्वेश्चन निपटाएंगे, क्योंकि आपको इस पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो जो बचा हुआ 2.5 क्वेश्चन है वो आपका सेकेंड हाफ में हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो थर्ड आवर निकल के आता है, वो आपके पास थर्ड आवर निकल के आता है फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन। फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन आई विल एड ऑन वन थिंग। अगर आपको ऐसा लगे कि यार एक बार मैं निगाह एमसीक्यूज पे भी मार लूं, मेरे आपने और आपने निगाह मारी एमसीक्यू पे, एंड यू देन डिसाइड कि यार ये एमसीक्यूज तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है तो भी आप थर्ड आवर में करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यार इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेटू नहीं बन रहे होते, कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता और ये भी नहीं बनता, तो अपने सेकेंड आवर को वेस्ट मत करना इन डूइंग डिस्क्रिप्टिव। देन बेटर वुड बी कि आप इधर जो अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और क्वेश्चन इतने आते भी नहीं है, तो बेटर है आप स्विच कर जाओ टू एमसीक्यूज। एमसीक्यू को ध्यान ध्यान से पढ़ो और सेकंड आवर में एमसीक्यू। लेकिन अगर आप प्रॉपर फ्लो में चल ही पा रहे हो, तो आप फर्स्ट आवर में 2.5 क्वेश्चन करिए, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन ही उठाइए, 2.5 क्वेश्चन वो करिए आप सेकंड आवर में, एंड देन आप जो लास्ट आवर बच रहा है उसके अंदर उठा के एमसीक्यूज को करना करिए स्टार्ट। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने, किसको कर देना है बीच में ही यहाँ पे स्विच? जिनको बचे डिस्क्रिप्टिव नहीं बनते ढंग से, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे। पर जिनको लगता है कि नहीं मेरे से बन रहा है डिस्क्रिप्टिव, तो अपने सेकंड आवर खत्म होते होते डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को करेंगे एंड। दैट शुड बी डन। और उसके बाद थर्ड आवर में हम उठाएंगे हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट। इज दैट सॉर्टेड? अब जब आप एमसीक्यू उठा रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस हाउ मेनी केस स्टडीज? ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू हैव 3 केस स्टडीज। 3 केस स्टडीज के आसपास आपके पास होने वाले। अब ये जो 3 केस स्टडीज होंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑफ 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स ऑन एन एवरेज, तो 4 क्वेश्चन पर केस स्टडी आपको मिलने वाले हैं। तो मैम आपको एक केस स्टडी को नियरली कितना टाइम देना चाहिए? आपको उसकी रीडिंग, रीडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा ही पेपर आप बहुत काम माइंडसेट से रीड करें। बहुत काम माइंडसेट से आप रीड करें, आराम से। ये ना सोचा रहे मेरा पेपर छूट जाएगा, इट्स ओके। क्वेश्चन ही पता नहीं है सही से मेरे बच्चा, तो हम सॉल्व कैसे सही कर पाएंगे? तो क्वेश्चन तो सही से पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से एक एक शब्द अच्छे से रीड करेंगे। केस स्टडी अगर फुल पेज भी आई, 1.5 पेज की भी हुई, तो भी धीरे रीड भी करा, तो 5 मिनट्स लगने, उसके ऊपर नहीं लगे। 5 मिनट के आसपास रखते शांति से, अगर अपन पूरा फुल पढ़े एक पेज में, 5 मिनट्स। अब आप उसको रीड करा आपने 5 मिनट्स में। अब आपके पास आ रहा है 10 मिनट का टाइम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। 10 मिनट का टाइम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। ठीक है? तो अपने पास 8 × 1.5, वैसे 12 मिनट देना चाहिए, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, नया भी हो सकता है एक आध थोड़ी सी उलझाने वाली भी केस स्टडी हो। इसीलिए पर क्वेश्चन हमारे पास 5 और 15, 10 मिला के टोटल 15 मिनट है। तो ये हुआ तुम्हारा एक केस स्टडी का। अब ऐसे तुम्हारे पास 3 केस स्टडीज हुई, तो 15 मिनट ईच इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारे 45 मिनट्स, ये कंज्यूम हो गए ऑफ द लास्ट आवर। वी स्टिल रिमेन विद 15 मिनट्स। व्हाट टू डू नाउ? उस 15 मिनट्स के अंदर यू विल हैव डायरेक्ट वाले एमसीक्यूज। वो डायरेक्ट वाले एमसीक्यूज कितने आना एक्सपेक्टेड है? 3 के अराउंड, 3 के अराउंड, 2-2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स ईच इनटू 3 एमसीक्यूज अगर अपन पकड़ते हैं, तो हो गया आपके पास 6 मार्क्स का बंदोबस्त। ये आप अपना जो लास्ट का 15 मिनट बचा है, उसमें आप संभाल संभाल के करें। रादर 5-10 मिनट्स में ही हो जाएंगे, 5-1 मिनट आपके पास बच जाएंगे, बट ये थोड़ा सा तो हमको मार्जिन रख के ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल ही अगर हमने 3 घंटे का हिसाब लगा के बैठ रहा है, तो थोड़ा सा गैप हो सकता है। इसलिए मैंने आपको हर पॉइंट पे बता दिया। 1 मार्क के लिए यू हैव 1.5 मिनट। 20 मिनट में कोशिश होना चाहिए पर फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव को कंप्लीट करने की। उसके अलावा दूसरा बेंचमार्क 3 घंटे, 3 क्वेश्चन हो जाना चाहिए इन दी फर्स्ट आवर। बट वो ना भी हो पाए और 2.5 भी क्वेश्चन हो पाए, तो इट्स ऑल राइट। होने कितने हैं? 3। स्लो गए, 2.5 भी हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट में बचे 2.5, डिस्क्रिप्टिव पार्ट ओवर। तीसरा घंटा एमसीक्यू, पर केस स्टडी रीडिंग 5 मिनट्स, सॉल्विंग 10 मिनट्स। एक केस स्टडी हो जाए आंसर मार्क कर देना, दूसरी हो जाए ओएमआर में आंसर मार्क कर देना, तीसरी हो जाए ओएमआर में आंसर मार्क कर। ऐसा मत करना कि पूरे इकट्ठा करने लगो, पता पड़े एंड में पैनिक में हम आगे पीछे कर जाए, वो नहीं होना चाहिए। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे आपके साथ करना था। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको फर्स्ट में ही वैसे समझा दिया। यू नीड टू डू योर बेस्ट फर्स्ट। बेस्ट फर्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, बेस्ट
फर्स्ट, बेस्ट फर्स्ट। तो आप सबसे पहले बेस्ट करिए, जिसके अंदर अगर क्वेश्चन 1 आपको डिस्क्रिप्टिव का बढ़िया आता है तो वो कर लीजिए, वो नहीं आता तो जो भी बेस्ट है आप वो कर लीजिए। फिर आपको फर्स्ट करना ही है ना कहीं, तो आप उसको बीच में कहीं पे सेट कर लीजिए, बीच में कहीं पे सेट कर लीजिए, ठीक है? और फर्स्ट बढ़िया आता है तो फर्स्ट प्लेस में ही कर दो, दैट इज हाउ इट इज। एवरेज टाइम पर क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट प्लेस में ही बता दिया। अच्छा फिर अब आपको ध्यान रखना है कि भाई इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स, जो जो भी वर्किंग नोट्स बैठ रहा है, जैसे मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, कंसोलिडेटेड रिजर्व सरप्लस का कैलकुलेशन। इंश्योर दैट योर वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी सिस्टमैटिक, you make them, don't write full spelling or working note, you just write in short WN, पहली बात, give a number, then give heading, और पूरा वर्किंग नोट प्रॉपर बनाओ और मेन सोल्यूशन के अंदर आप उसका रेफरेंस डालें। तो 4 ये पॉइंट्स वर्किंग नोट के आपके ध्यान में होने चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो देम आल्सो। क्या वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं मैम एग्जाम में? एब्सोल्युटली यस, आपके वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो यू गेट मार्क्स फॉर दैट, सो यू मस्ट प्रिपेयर इट, ठीक है? अगली बात, सारे पार्ट्स एक जगह कर। देखो जो बड़ा क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन 14 ही मार्क्स का आ गया है स्ट्रेट अवे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा भी आ सकता है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 क्वेश्चन, तो उनको आप शफल मत कर देना आपस में कि आप उनके 3 के ऑर्डर को हिला दें। आप उनके ऑर्डर को मेंटेन करके चलेंगे कि ए बी सी, तो इट कैन नॉट बी बी सी ए, नो, ए बी सी ओनली, ताकि कंफर्ट रहे चेकर को। आपको एक आध कोई पार्ट नहीं बनता तो लीव स्पेस फॉर दैट और आगे का सॉल्व करो, ऐसा चल जाए, ठीक है? अब बेटा मुझे इसके अलावा आपसे जो एक इम्पोर्टेंट बात करनी है बिफोर आई गो आगे, इज व्हाट, आपको अपना रोल नंबर बहुत शांति से डालना, बहुत। कई बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, उसको जब उसमें भी डालते हैं, क्या ओएमआर में ही रहता है ना, तो वो भी बड़ा प्रॉपर गोला फिल करके डालिएगा। इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस का एग्जाम आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लीजिए। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड ध्यान से कि यार कॉपी पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो उस पर क्या लिखा है मैं उसको देख लूंगी। उसके अलावा जब आप अपनी कॉपी के ऊपर सप्लीमेंट्री में नंबर डाल रहे हैं, नंबरिंग, तो भाई वो भी सही करके चलिए, वो भी सही करके चलिए। तो यार लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट आई नीड टू डिस्कस। सबसे पहली बार, ट्राई टू मेक स्टेटमेंट वेर एवर पॉसिबल। चाहे आप अकाउंट्स का पेपर पहले देने वाले हैं, मैंने आपको केस स्टडीज के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो बहुत अच्छे से समझाएं, तो राइट इन दैट मैनर। अगर कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है एएस बेस्ड तो आप उसको स्टेटमेंट में डालो। बाकी फुल लेंथ चैप्टर है तो जर्नल या ट्रायल लेजर या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे तो वो तो फॉर्मेट में हो गई। बट एएस के भी क्वेश्चंस को प्रेफरेबल है स्टेटमेंट में डाल के सॉल्व करेंगे आप, ओके? उसके बाद हेडिंग्स जरूर डालें, डू नॉट फॉरगेट राइटिंग, क्या आप कैलकुलेट कर क्या रहे हो, वो स्टेटमेंट बता क्या रहा है। आंसर अगर एक वैल्यू का है तो आप उसको फाइनल को बॉक्स में डाल दें, यूनिट जरूर डालें। ऐसा नहीं है कि यार हम मिस कर जाए, अरे इसके कौन कंसिडर करता है, मार्क्स होते हैं। चेकर हर बार ये छोटी छोटी बात दिखता है। आपकी कॉपी रिफ्लेक्शन होती है आपकी प्रेपरेशन की, आपकी कॉपी रिफ्लेक्शन होती है आपकी नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस की। अगर आपकी कॉपी अच्छे से प्रेजेंटेड नहीं है, इसका क्लियर इंडिकेशन एग्जामिनर को ये जा रहा है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, एंड व्हाई विल दे गिव यू मार्क्स देन व्हाई विल दे गिव यू मार्क्स? तो इसी वजह से ये चीज है, तो ध्यान रखो। यूनिट लिख के चलो, उसके बाद फॉर्मूला जो कुछ भी है वो अपना लिख के चलो। लीव लाइन आफ्टर ऑल दी स्टेटमेंट्स, जो जो भी स्टेटमेंट्स बन रहा है उसके बाद आप क्या करके चलेंगे, लाइन प्रॉपर ड्रॉ करके चलेंगे। नया क्वेश्चन है भाई तो नए पेज से आप बना के चलिए। थ्योरी आंसर अगर आता है, थ्योरी आंसर केस स्टडी वाला, तो उसको ऐसे मिक्स नहीं कर देना है। आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, एएस का नंबर, एएस का नाम, जो भी प्रोविजन उस केस स्टडी में हिट हो रहा है उसको लिखो। और अगर 2-3 प्रोविजन हिट हो रहा है तो पहला प्रोविजन लिखो बुलेट मार्क करके, दूसरा लिखो बुलेट मार्क करके, तीसरा लिखो बुलेट मार्क करके। उसके बाद जो केस दिया है क्वेश्चन उसको मेंशन करो आप, बट इन वेरी शॉर्ट। उसको बहुत एलैबोरेट ना कर दो कि पूरा ही क्वेश्चन अपन ने छाप डाला। जो जो मेन पॉइंट्स है क्वेश्चन के उनको आप लिखिए और फिर फाइनली एक लाइन छोड़कर पॉइंट डाल के जो कंक्लूजन है वो लिखो। कंक्लूजन में फिर से पूरा प्रोविजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक सेंटेंस हद से 2 सेंटेंस में आपका कंक्लूजन आ जाना चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है? उसके अलावा ये मैंने ऐसा बता दिया। हाँ भाई, थोड़ा सा लेफ्ट लाइन लिख के चलता हूँ, कई बच्चे एकदम सेंटर लाइन लिखते हैं जिसकी वजह से राइट साइड आते आते उनकी कॉपी पूरी हौच पौच हो जाती है। ये बहुत कॉपीज देखने की मैं बात कह रही हूँ। तो आप लेफ्ट मार्जिन से इमीडिएट लिखिए ताकि राइट में आते आते स्पेस का कोई इशू आपको क्रिएट ना हो, ठीक है?
उसके अलावा मीडियम साइज फॉर्मेट, कई लोग बहुत बड़ा-बड़ा लिखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है ईंटें रख दी हो, ब्रिक्स। तो ऐसा नहीं, एवरेज साइज फॉर्मेट होना चाहिए, एवरेज साइज फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉर्मेट भी नीट एंड टाइडी होना चाहिए जिससे सब प्रॉपर रहे। उसके बाद ड्यूरेशन टॉपिक, ईयर के लिए निकाल रहे हो, मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, वो लिखा होना चाहिए। सप्लीमेंट्री शीट वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जैसे ही सप्लीमेंट्री शीट आई, आप उसके कोने पे नंबर 1 डाल दो। अगली आई कोने पे नंबर 2 डाल, अगली आई कोने पे नंबर 3 डाल। ये बांधने में बहुत ईज़ी रहता है। गलती से भी आपकी सप्लीमेंट्री एक भी आगे पीछे हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो टेंशन होगा, वो उस पेपर तक तो रहेगा और मार्क्स तो जाएँगे ही। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर भी वो आपको टेंशन लगा रहेगा कि क्या पता यार मैंने आगे-पीछे बाँधी, मैं पास हो पाऊँगा या नहीं? या चेकर उसको सही दिखेगा या नहीं? ऐसे काम मत करिएगा कि आगे तक टेंशन कैरी फॉरवर्ड हो, तो मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा स्केल स्केल का इस्तेमाल करें आप। अगर लाइन्स फ्री हैंड बनाते हो और फुल पेज है, तो यूजुअली टेढ़ी आड़ी हो जाती है। स्केल में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, तो आप स्केल से प्रॉपर नीट लाइन्स बनाइए, काम आपका हो जाएगा। रीडिंग क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, वो बहुत ध्यान से करना है। ये पॉइंट मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों से, हमेशा। तुम्हें सॉल्व करते-करते एकदम से लगा मैं तो गलत कर रहा हूँ, खटाक से नहीं काट देना है, नेवर, नेवर। आपको लग रहा है आपने गलत सॉल्व किया, तो अब आप क्या करिए, एक बार वापस से पेपर पढ़िए, क्वेश्चन पेपर। उसको थो सोचिए, सोचने के बाद आपको लग रहा है नहीं यहाँ गलती है, मेरे को वापस करना पड़ेगा, तो आप सही करना शुरू कर दीजिए। अभी भी पुराना नहीं काटना है, सही करना शुरू कर दो। वो कर दिया, अपने मन को ही लग जाए वाह मैंने अब सही कर दिया। फिर पीछे वाला जाओ और तब काटो। पहले से काट देते हो, बहुत बार ऐसा होता है हम काट देते हैं, फिर हम करने लगते हैं, फिर हमें आता है अरे वो तो सही था, एंड देन इट्स गॉन। फिर आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपका बचा हुआ पेपर निपट जाता है। तो वो नहीं करना है, इसका ध्यान रखो, ठीक है? आगे आओ। जो आता है वो छोड़ के नहीं आना चाहिए। जो आता है वो छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने जो डिफाइन किया है अभी, जो इनिशियल आवर्स, शुरुआत के आवर्स, उनमें जो आता है वो फटाफट, फटाफट, फटाफट निपटाना है, जल्दी-जल्दी, जो आता है। जो नहीं आता उसको लिए जगह छोड़ो कि बाद में देखेंगे आप। और सारी आती हुई चीज़ों को फट-फट कर लो, ताकि शुरू के 1 घंटे में तुम्हारा 1 से सवा घंटे में पासिंग पक्की हो जाए। यार 40 तो मेरे तय आ रहे हैं। सेकंड आवर खत्म होते-होते तुम्हें अपने अंदर ये हो जाए, एग्ज़ैम्पशन तो कहीं नहीं गई बॉस। और फिर बचे हुए के अंदर तुम्हारे को जितना ऊपर तुम बढ़ा सको अपना स्कोर वो बढ़ो। तो छूटना नहीं है। मैम क्या करें स्पीड का? पैनिक कम करो। जितना तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तुम उतना जल्दी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करके सॉल्व कर पाओगे। जितना दिमाग में हौच-पौच, हौच-पौच, हौच-पौच चल रहा होगा, उतना तुमको टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन टू सॉल्व द क्वेश्चन। करने के बाद भी सिली मिस्टेक्स बहुत जाती हैं। ठीक है ना यार, पेपर ही दे रहा है। कौन से हम ही अकेले ऐसे हैं जो दुनिया में पेपर दे रहा है, या हम ज़िंदगी में पहली बार पेपर दे रहा है? कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। हमने पहले भी बहुत पेपर्स दिए हैं, सँभाल के करेंगे, हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी हुआ या थोड़ा बहुत छूट भी गया, इट्स फाइन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप पूरे टाइम घबराते रहो, अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, अरे अभी हुआ ही नहीं यार, अभी हुआ ही नहीं। होने के बाद रो एक अलग बात है, अभी तो हाथ में है ना हमारे। तो क्यों नेगेटिव सोचना है? नेगेटिव नहीं सोचना है। ये सोचना है जितना मेरे से बन पड़ेगा और जो मेरे बस में है वो मैं सब कर लूँ। और स्पीड मेंटेन करते हो और प्रेशर ना डालो। प्रेशर मत डालो। मत डालो प्रेशर। कूल काम माइंडसेट के साथ था। ठीक है? आइए, अब मेरी बात ये है, जो नहीं आता क्या वो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ के आ जाना चाहिए? जी नहीं। वो जो आपका लास्ट आवर है ना, उसके अंदर आप एटलीस्ट उसको ट्राई करके आओ और ऐसा नहीं ट्राई करो कि लोग क्या करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन ही लिख देते हैं। ये बेवकूफ़ी है, बीकॉम का पेपर नहीं लिख रहा है। आप जब ट्राई कर रहे हो इसका मतलब अब आप सीए वाली बिहेवियर में आ जाओ। आप अपने अंदर सीए की आत्मा डालो। क्या नहीं भी आता, मैं 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ के तो देखूँ। देखा, थोड़ा अपना लॉजिक लगाया। लॉजिक लगा के जो लॉजिकल लग रहा है मोस्ट, वो किया। ऐसा नहीं कि अपन ने क्वेश्चन देखा कुछ भी लिख मारा कि कर लेते हैं अटेम्प्ट, दैट्स नॉनसेंस। क्योंकि कभी जब आप लॉजिक लगाते हो ना, फुल नहीं तो मेनी आर टाइम्स 20, 25, 30% आपका लॉजिक सही बैठ जाता है। तो वहाँ से आपका स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा। इसीलिए वो ज़रूर करें, छोड़ के नहीं आए। ऑलराइट, आ जाओ। हम हद 1 घंटा पहले कम से कम, घर के निकलने से पहले, घर से जब आप निकल रहे हैं, आप अपना रिविज़न छोड़ दीजिए। बिकॉज़ एंड मोमेंट तक क्या आप तो एग्ज़ाम के बिल्कुल आखिरी के 1 मिनट पहले भी बोलोगे ये पढ़ लूँ, अभी तो मेरा ये भी बचा है, ये भी क्वेश्चन देख लेता, वो फ़ॉर्मूला और देख लेता। अरे कितना देख लेता यार, कितना देख लेता? जितना देख लिया उतना ठीक है ना यार, इट्स ओके। हम तो जितनी तैयारी करें, कोई बच्चा देता है बेचारा एग्ज़ाम 9 महीने बाद, किसी का नहीं निकला वो 6 महीने और पढ़ता है, फिर नहीं निकला 6 महीने और पढ़ता है। किसी का तुम में से ऑनेस्टली दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट भी है, तो भी दिल पे हाथ रख के ये बात बताओ,
क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि यार इस बार तो ऐसी पढ़ाई हुई है, एंड में पढ़ना ही नहीं कुछ? कभी नहीं होता। चाहे इंसान को 2 साल हो जाए इंटर देते-देते, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, या फाइनल हो या फाउंडेशन, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तो हमको एंड में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? गलती से भी सामने ऐसा कोई क्वेश्चन या पॉइंट आ गया जो हमें क्लिक नहीं कर रहा, हम हो जाएँगे नेगेटिव, भाई ये बन नहीं रहा, तो आप मत पढ़िए ना। मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती थी, हमेशा का बता रही हूँ, हमेशा। मैंने अपने फाइनल तक में रात तक मैं ओवरनाइट पढ़ती थी। ओ क्योंकि पढ़ना ही पड़ता है बीच में जब अपने लीव्स नहीं होती ना, 1 दिन का ही गैप है तो पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ ओवरनाइट नहीं। तो ओवरनाइट पढ़ती थी। मॉर्निंग आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 4 और 5 और 6 और 7, 8 इवन, कई बार ऐसा हुआ है। सुबह 8 बजे मैं सो रही हूँ जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है, उस दिन सुबह 8, ठीक है? मैं जब 8 पे सो रही हूँ, नाउ आई विल डायरेक्टली गेट अप एट 12, तो सीधे 12 बजे उठी मैं सोकर। अब जब 12 बजे मैं सो के उठी, या 12 नहीं, सवा 12 तक उठी, जैसा भी, साढ़े 12, उतने पे उठने के बाद मैंने अपनी किताब नहीं उठाई तो नहीं उठाई। फटाफट अपन रेडी हुए, अपन अपने एग्जाम हॉल गए, कोई ने अपने से क्वेश्चन पूछा, अपन ने कहा भाई कुछ नहीं आता, देखते हैं क्या होगा, मजा खत्म। हंसी मस्ती मजाक को, कोई हंस रहा है तुम भी हंसो, हंस नहीं रहा लोगों को हंसाओ, इफ यू हैव ह्यूमर, आई मीन यूज दैट सेंस, यूज दैट सेंस। रास्ते में जब जा रहे हो, अगर अवॉइड कर सको गाड़ी चलाना तो अवॉइड करो, फैमिली के किसी के साथ जा सको तो उनके साथ चले जाओ, उनसे बातचीत करते रहो, नॉट अबाउट एग्जाम, कुछ भी बात, पॉलिटिकल बात करने लगे, आप इलेक्शन जा रहे हैं उसकी बात करने लगो, गोल्ड के रेट की बात करने लगो, कोई गाने सुनने लगो आप, अगर आपको प्रेयर करनी है तो आप प्रेयर करने लगी आंख बंद करके अपने लिए, कुछ भी रास्ते में जा रहे हो, लुक एट नेचर, लुक एट इट्स ब्यूटी, लुक एट सन, थिंक अबाउट गॉड, लुक एट वेरियस क्रिएशंस, चेंज योर माइंड कंप्लीटली। बच्चों को लगता है मैम ऐसे करके तो हम भूल जाएंगे, कुछ नहीं भूलते, कुछ नहीं भूलते। राधा पता है ये क्या है? ऐसा करने से जो तुमने सब पढ़ा था ना वो दिमाग में लॉक हो जा रहा है, लॉक, एक्चुअली बता रही हूँ, लॉक हो जाती हैं वो सब चीजें दिमाग के अंदर। तो आप अपने माइंड को पूरे तरीके से कर लीजिए काम, ताकि एग्जाम में वो दिमाग चले तेज एकदम। अब ये होने के बाद हम एग्जाम सेंटर पहुंचे, हमें बहुत सारी उदास शक्लें दिख रही हैं, सबके पास जा सकते हो अगर टाइम है तो। हाय हाउ आर यू डूइंग? और वो बोले कुछ नहीं, पढ़ने दो मुझे अपना, बिल्कुल मत परेशान करना है ऐसे को। दूसरा कोई व्यक्ति हंस रहा है, उससे जाके बात करने लगो, चीट करने लगो। एग्जाम सेंटर में जाओ, जब रूम में आप अंदर पहुंच रहे हैं, तो आप पहुंचते समय 1 मिनट को अपने आप के लिए दुआ कर लें कि ऊपर वाले ये एग्जाम रूम में जो मैं एंटर कर रहा हूँ, इस एग्जाम के लिए प्लीज हेल्प मी कि मैं जितना पढ़ा है ना सब याद आ जाए। फिर आप सीट पे बैठो, शांति से बैठ जाओ, इधर उधर अब देखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव रीच्ड आवर पॉइंट। वहां पे बैठने के बाद अपने लिए आराम से आप दुआ करिए। अभी क्वेश्चन पेपर, आप टाइम से पहुंच जाओ, आप वहां पे जाइए, बैठ के अपने लिए दुआ करिए कि यार मैं जितना मैंने पढ़ा है, ऊपर वाले प्लीज मेरी हेल्प करिएगा कि वो मुझे सब कुछ याद रहे। मैंने जो पढ़ा है किसी ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन यू हैव सीन दो स्लीपलेस नाइट्स जिनके अंदर मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, जब दुनिया के अंदर लोग इधर घूम रहे हैं इधर घूम रहे हैं, बट मैंने अपनी पढ़ाई करी। आई फेल्ट कि यार मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं है। कितनी बार मैंने अपने मन को मारा, मैंने कितने रजिस्टर्स भरे, मैंने इतने लिख के क्वेश्चंस करे, मैंने क्लास भी अटेंड करी, मैम ने रिवीजन का कहा था मैंने वो भी किया। आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट, आई रियली नीड योर हेल्प, प्लीज गिव मी लॉट ऑफ एनर्जी, एंड सब कुछ याद आ जाए। मैंने प्रे कर लिया, प्रे करने में रोना नहीं है, ऐसा नहीं, शांति, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। और भरोसा रखो, भरोसा बहुत मैटर करता है। अगर आपको अपने क्रिएटर पर भरोसा है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो दिल है ना वो ऐसे धक 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 नहीं होता। यू आर लाइक ओके, वट एवर विल हैपन, इट्स समवेयर इन माई कंट्रोल, बट अल्टीमेटली इन हिज कंट्रोल, एंड इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, तो सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। अब पेपर जब आया, अब ये नहीं वो चैप्टर का है तो वो आगे देख लूं, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्यों देखना है भाई? फर्स्ट पढ़ रहे हो तो फर्स्ट पढ़ो ना, सेकंड पढ़ रहे हो तो सेकंड पढ़ो। ऐसा नहीं करो अपने दिमाग को यहाँ से वहां कूद रहा है, वहां से वहां कूद रहा है, ऐसा नहीं। एक बार में एक चीज जो व्यक्ति जिंदगी में सोचता है वो अपनी हर चीज बेस्ट कर पाता है। जो उस समय दूसरे का सोचे, दूसरे के टाइम पहले का सोचे, वो सब बिगाड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमने संभाल के, जैसे मैंने आपको बताया वैसे क्वेश्चन रीडिंग अपनी स्टार्ट करी, धीरे धीरे करके करा। हो सकता है कुछ चैप्टर आप प्रिपेयर करके गए और एकदम से उसका क्वेश्चन ना बने, तो क्या हमें फिर नेगेटिव हो जाना है? नहीं, आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जितनी लग रही है उससे थोड़ी सी बढ़ा के अगला क्वेश्चन उठाओ, उसको कर लो। वो जितना बन रहा है वो कर लो, हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम आए, जितनी जगह है छोड़ो आगे जाओ। ये मत सोचो अरे मैं तो 2 क्वेश्चन के मैंने फेल हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ा है तो बात रिकलेक्ट हो जाती है। कभी कभी प्रेशर में थोड़ा ना गैप हो जाता है, आप आगे जाते जाइए, आप फ्लो पकड़ लोगे सॉल्व करने का, पीछे आएंगे आपको सब याद आ जाएगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप पूरे मेरे वीडियो में मल्टीपल टाइम्स यही बात सुन पाएंगे, calm mindset, calm mindset, calm mindset. And not just me, I think any teacher,
of any stream will stay the same. You have to do that. अब मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई और मैं इसको समझाऊंगी भी तुम्हें. Before you go, you make sure that you listen carefully. If an egg is broken by an outside force, अंडा अगर बाहर से फोर्स से ब्रेक किया जाए टूट जाएगा, खत्म. तो लिखा है लाइफ ends. Yes. If broken by inside force, if broken by the inside force, life begins, isn't it? तो बात क्या है कि आपको अगर जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो जब हिट कर रही हैं, कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, फ्रेंड्स साथ छोड़ दे रहा है, फैमिली वाले ट्रस्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है किसी का सपोर्ट चाहिए नहीं मिल रहा, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा, ये जो बाहर वाले जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो बात क्या है, व्यक्ति टूट सा जाता है. बट मैं आपको बताऊं, अगर आपने उस चीज को अंदर से ले लिया, अंदर से, और आप अंदर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, प्रेशर एक्सर्ट नहीं मतलब यू आर ट्राइंग टू ग्रो, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द शेल, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. ये अंदर से जब आती है ना तो एक एनर्जी लेवल अलग होता है, एक पॉजिटिविटी अलग होती है. फिर ऐसा हो जाता है वी डोंट नीड एनीबॉडी. वो साथ में कोई तो वेल एंड गुड, बट ना हो तो इट्स स्टिल ऑलराइट. तो मैं वो चाहती हूँ तुमसे, यू नीड नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, यू डोंट नीड एनीबॉडी शोल्डर जिसके ऊपर तुम सर रख के रो सको. You should not find anybody who can wipe off your tears, but you should be someone who is able to handle and tackle every situation of your life. And once you become that able person, I am telling you, miracles are going to happen. This is the only word that I can use. Miracles are going to happen. तो इसीलिए ये जो सब हो रहा है, it is for your betterment. It is for your improvement. You are soon going to be a chartered accountant and you will be sharing your success story with your juniors, your friends, and your family members. So have that positive mindset. You are going to rock in the exam. It's not that everything is going to be leveled and plain in front of you. It's going to be filled with a lot of ditches and hodgepodge. But your calm, clear mindset is going to help you reach the destination that you have set for yourself. I hope that this particular video adds to your comfort. It makes you feel more soothed, more strength वाला. तो चिंता नहीं करना है, आराम से जाके पेपर देना. And I'm praying for you, and I'm pretty sure all the teachers are going to pray for you. Take care of yourself and do share this important video with all your friends ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके. और कहीं ना कहीं एक बार को सुन लेता है ना किसी को तो शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है. और जिसने वीडियो देखा है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दे या वहीं पे कमेंट में लिख दे दैट मैम टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन तो है. अब तुम अपना टेंशन कम कर लोगे तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर कम जाएगा. ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.